ओके, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं सरवत ख़ान आज आपके पास बहुत अच्छी अपने करियर की सबसे अच्छी वीडियोस ला रहे हैं। इस वीडियोस को लाने का तात्पर्य ये है कि अगले महीने मार्च में एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो हम जो इतने वेल क्वालिफाइड, जो हमने 7 विषयों में एमए, फिर एमकॉम, फिर एलएलबी, फिर बीएड और फिर नेट क्वालिफाइड किया है, तो हमने पढ़ाई का एक साल निकाला, अपना पूरा एक्सपीरियंस सामने ला रहे हैं कि कितना कम से कम वक्त अगर बचा मेरे पास में है तो उस कम वक्त में पढ़ाई कैसे की जाए। या फिर सिर्फ 2 पन्ने हम आपके सामने ला रहे हैं आज कि अगर 2 पन्ने का आप पढ़ लेते हैं तो बड़े से बड़ा एग्ज़ाम, हम बड़े से एग्ज़ाम का नाम भी ले रहे हैं आपसे कि आप इसको हाइपर बोल ना बोलिएगा, हम पूरा कॉन्फिडेंस है। आप कमेंट करिए, अगर कमेंट ना करिए, कमेंट से बात को से क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कमेंट का जवाब हमको कम से कम लिख ही दे पाएंगे। आप मुझे फ़ोन करिए, मुझसे मिले, मुझसे बात करें। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जो वीडियोस हम ला रहे हैं इसका जवाब कोई भी नहीं है, इसे कोई काट नहीं है। आप बड़े से बड़ा एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम के नाम है या क्लास के नाम है, आप बीए किसी भी विषय से कर रहे हों, केवल प्रैक्टिकल विषय ना हो। जैसे मान लीजिए हम अभी उनके नाम गिनाएंगे, प्रैक्टिकल विषयों को छोड़ करके। जैसे आप इंग्लिश से कर रहे हो तो अभी इंग्लिश की बातें हम नहीं कर रहे हैं, हिस्ट्री, फ़िलासफ़ी हो, और उसके बाद में इकोनॉमिक्स हो गया, समाजशास्त्र हो गया। इसके अलावा और भी बहुत से विषय हैं जो थ्योरिटिकल चैप्टर्स होते हैं, सभी विषयों का एजुकेशन विषय है, सभी विषयों को आप जो है बीए करने वाले बच्चों के लिए ये वीडियोस रहेगी। उसके बाद एमए आप किसी विषय से भी कर रहे हो, एमए में भी जो है केवल प्रैक्टिकल वाले ही इसको छोड़ देंगे, बाकी जितना थ्योरिटिकल चैप्टर्स हैं हमारे इस फंडे के द्वारा एग्ज़ाम को पास आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो धाराओं को छोड़ दें, लिटरेट करना जो लिखना होता है उसको उस पर लागू होता है वो भी आप पास आउट कर लेंगे। एलएलएम कर रहे हो तो वो भी आप इसको फॉलो कर ले जाएंगे। बीएड कर रहे हैं तो भी आप इसको फॉलो कर ले जाएंगे हमारे इस फंडे के द्वारा, और एमएड कर रहे हैं तो भी इसको आप फॉलो कर ले जाएंगे। उसके बाद में अगर आप बीबीए एमबीए कर रहे हैं तो भी इस हमारी वीडियोस को देखने के बाद सिर्फ 2 पन्ने पढ़ लेने से आप ये भी क्लासेस को फॉलो कर लेंगे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये मेरी पूरी जो एजुकेशन का सार है वो आपके सामने हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियोस कि कमेंट्स अगर आप करते हैं तो सिर्फ अपने आप को ही निगेटिव कर रहे होते हैं। बाकी अगर आपके पास समय कम बचा है, अगर मेरे फंडे के द्वारा इसको अगर पढ़ाई कर लेते हैं आप, तो आपको मतलब कि कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई इजी नोट्स ना लाइए, कोई किताब को फ़िलहाल देखें ना। लेकिन इसकी धारणा ये भी नहीं हम करना चाह रहे हैं कि आपको पढ़ाई से दूर कर रहे हैं। पढ़ाई आप खूब करें, पढ़ाई हर एक लाइन कुछ बोलती है, पढ़ाई से आप हर एक लफ्ज़ों को दोहरा पाएंगे और बाहर बोल पाएंगे। लेकिन ये उन बच्चों के लिए जो स्पेशली हम सामने ला रहे हैं जिनके पास वक्त बहुत कम बचा है, और जो वक्त कम है तो केवल 2 पन्ने या हमारा तरीका, मेथड ऑफ राइटिंग एग्ज़ाम कैसे बीट किया जाए, वो तरीका हम सामने आपको देने वाले हैं। तो आप इसे स्किप ना करिएगा। स्किप किया तो हमारे मुंह से जो लफ्ज़ निकल रहे हैं वो आपसे ड्रॉप हो जाएंगे, वैसे आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे होंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या लिखवाना चाह रहे हैं, और क्या ऐसी कमियां हैं जो स्किप करने से वो आपको उस कमियों को आप जान नहीं पाएंगे, कैसे पढ़ा जाए, और एग्ज़ाम जो मार्च में होने वाले हैं, बड़े से बड़े एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, उनको कैसे हम फॉलो कर लें। थैंक यू, आप देखते रहिए। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियोस कि कैसे हम एग्ज़ाम सेंटर में, कॉलेज में कैसे कॉपी को भरें सिर्फ 2 पन्ने को याद करने के ऊपर। तो इसके लिए जो कॉपी हमको जो मिलती है अपने क्लासरूम में, वो इस तरह की कॉपी होती है। इस कॉपी को आप दरअसल कॉपी का शेप भी देते हैं। कॉपी यहाँ पर हम 2 स्टेपलर लगाते रहे, ये स्टेपलर 1 एंड 2, और इस स्टेपलर को लगाने के बाद में हमें ये चौड़ाई में ही कॉपी होती है। यहाँ पर इसको हम फर्स्ट कॉपी को ऐसे भी यहाँ से मोड़ देंगे। मैंने मोड़ा इसको, बैक साइड से इसको मोड़ा। इसको मैं एग्ज़ाम सेंटर में कैसे इसको फॉलो कर रहे हैं, एक पेपर्स दे रहे हैं, इसको दिखाना चाह रहे हैं। फिर इस साइड से इसको मोड़ा मैंने। इसको मुझे सिर्फ 2 पन्ने के बलबूते हुए बड़े से बड़े एग्ज़ाम को फॉलो करने का तरीका मेरा मुद्दा है, आपके सामने दे रहे हैं। इसको ये कॉपी हमारी है, इसको हम चाहें तो यहाँ पास से भी मोड़ दें ताकि दिखाई पड़े कि इसके क्या मार्जिन इसका कितना छूट रहा है। ठीक है, ओके। इसको बैक साइड से ही मोड़ दें। ये हमारी कॉपी का ये शेप तैयार है। ओके, ठीक है। अब हम इसके अंदर 2 पेन यूज़ करेंगे, ब्लैक और ब्लू। मान लीजिए इससे क्वेश्चन होता है लघु होता है, दीर्घ होता है और
उसके बाद जो है और जो छोटी वाला भी होता है, बहुविकल्पी भी इसके आते हैं। तो फिलहाल के लिए हम चाहे इसको विस्तृत प्रश्नों कैसे हल कर रहे हैं। मान लिया आप लिखा खंड गा और लिखा मैंने विस्तृत प्रश्नोत्तर, आपने ये लिखा इसके अंदर, ये गा वाला 3rd पॉइंट्स आपने इसको जो है कर रहे हैं, इसको आपने पूरा अंडरलाइन इसको ऐसे कर दिया। आप इसके अंदर ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें। आप है प्रश्न नंबर 1 बटे इसका उत्तर आपको लिखना है, उत्तर लिखना है। आप प्रश्न वही इंसान इसका उत्तर लिख पाएगा जो किताबी लैंग्वेज को जानता होगा, यानी कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ के आएगा। हम 2 पन्नों की बात कर रहे हैं, हम 2 पन्ने के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन साथ साथ जब तक कि हम किताब को थोड़ा पढ़ेंगे नहीं तो हम उसको जान नहीं पाएंगे कि हम क्या लिखें इसके अंदर। मैंने इस किताब के अंदर एक पढ़ने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसके अंदर, जैसे एक छोटी सी किताब है, मैंने 20 से खोल लिया है। लिखा है इसके अंदर प्रतिलिपिकरण, इसकी मीनिंग होती है कॉपी। आपको हर पन्ने की जैसे उसमें क्या बोल रहा है, ये बी की किताब है और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है हम थोड़ा सा बता रहे हैं इसके अंदर। इसकी इंडेक्स को हम देखते हैं, यानी इसके अंदर हर लफ्ज़ों को आपको जैसे लिखा है 19% चेक कर रहे हैं, डायरेक्टली 20 में आ गए हैं। अनुक्रमाणिका, इसकी मीनिंग होती है इंडेक्स, हमको आना चाहिए। नस्तीकरण, इसे कहते हैं फाइलिंग। समय एवं श्रम बचाने के वाले यंत्र, समय माने वक्त एवं और श्रम माने मेहनत बचाने के यंत्र, जैसे मोबाइल फ़ोन भी होते हैं, प्रिंटर भी होते हैं, स्कैनर भी होते हैं। तो जो हम लोगों को इन लफ्ज़ों को, आपको ये हम बिल्कुल पढ़ लिखे नहीं हो डायरेक्ट 2 पन्नों से पास हो जाएंगे, तो नॉट पॉसिबल। लिखा है पत्र व्यवहार का अर्थ, भाई आपको पत्र व्यवहार के माने क्या होता है कि हम बिज़नेस के लिए व्यापारिक पत्र व्यवहार क्या होते हैं, कि जब बिज़नेस के लिए कोई पत्र लिखते हैं तो उसको बताया गया है। उसके बाद पूछताछ, निरख और आदेश संबंधी की पूछताछ करने को डॉक्यूमेंट्स होते हैं। शिकायती पत्र का तकादे पत्र क्या होता है, परिचय पत्र क्या होता है, बैंक संबंधी पत्र क्या होते हैं। अगर हम पेज और पलटते हैं तो कम से कम हमको किताब को कुछ तो देखा हो। देशी व्यापार क्या होता है, विदेशी व्यापार क्या होता है, प्रबंध माने क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट प्रबंध और प्रबंधक क्या होता है। आपको हम किताब बिल्कुल नहीं पढ़े तो इसको फॉलो, आप या BA कर रहे हो, MA कर रहे हो, BSc कर रहे हो, आपने किताब ही देखा नहीं है तो आप बहुत ही पीछे हैं। इसको तो उनके लिए तो ये वीडियोस नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़ता है और हमारे इस जो हम देने वाले आपको है इस फंडे के द्वारा हम कैसे क्लास में कम से कम पढ़ करके 2 पन्नों से अपने बड़े से बड़े जो है क्लास को बीट करें, वो बताने वाले हैं। तो देखते हैं इसके लिए एक हम शो करने जा रहे हैं। इसके अंदर है कि ये मैंने एक अपने 2 पन्ने खोला, इसमें लिखा है सभी थ्योरिकल विषयों के लिए प्रश्नों को हल करने का तरीका। इसके माने ये हुआ जो लिखने वाले जो चैप्टर्स होते हैं थ्योरिकल, उनके लिए जो है इसको कैसे प्रश्नों को हल करें, इसको लिखने का तरीका मैं आपको देने वाला हूँ। इसमें ये वीडियोस हाई स्कूल के बच्चे यानी 10वीं के बच्चे हमारी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकते हैं। इंटर के बच्चे हमारी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकते हैं। BA के सभी सब्जेक्ट वो इसके बेनिफिट उठा सकते हैं। MA जो कर रहा है वो बेनिफिट उठा सकता है। LLB, LLM, BBA, MBA, B.Ed और M.Ed जो भी कर रहा है वो सिर्फ जो आगामी 2 पन्ने हमारे हैं तो वो इसका बेनिफिट उठाता है। लिखा है नहीं कर सकते हैं इस पन्नों का इस्तेमाल, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में इसका इस्तेमाल हम लोग को नहीं करना है। बाकी सभी विषयों में इसका इस्तेमाल, लिखित वाले में थ्योरिकल चैप्टर में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो शो करते हैं आपको वो 2 पेजेस जिसका इस्तेमाल करने से हम बड़े से बड़े विषयों को या क्लासेस को पास आउट कर सकते हैं। लिखा है पहला, ये हम इसके बारे में कुछ और बोल दें पेज के बारे में शो करने से पहले, कि सभी थ्योरिकल विषयों को प्रश्नों को हल करने का तरीका, सभी थ्योरिकल विषयों के प्रश्नों को हल करने का तरीका। और जो क्लासेस रहेंगे, इसको जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं वो हाई स्कूल के
जो आर्ट साइड के बच्चे, कॉमर्स साइड के बच्चे हैं, जो साइंस में जो थ्योरिटिकल चैप्टर्स हैं वो इसको बेनिफिट इसका उठा सकते हैं मेरे इस वीडियोस को देखने पर। इंटर के जो बच्चे हैं वो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जो बीए कर रहे हैं और बीए में सभी विषय हमें विषय भी शो करने वाले हैं, तो ये बीए वाले इसका बेनिफिट उठा सकते हैं मेरी इस वीडियो का। एमए जो कर रहा है, एमए जिस विषय से भी कर रहा हो थ्योरिटिकल, वो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। एलएलबी, एलएलएम, बीबीए, एमबीए, बीएड और एमएड, ये सभी विषय जो दे रखे हैं, जितने भी विषय दे रखे हैं, इन सभी क्लासेस को, इन सभी के विषयों को हमारे इस वीडियो के द्वारा इनको फॉलो किया जा सकता है। आज इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। नहीं कर सकते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले बच्चे जो होते हैं, यानी उन चैप्टरों के अंदर हमारी इस जो 2 पन्ने हैं इसका इस्तेमाल, वो बच्चे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो प्रैक्टिकल होता है, जो लिखित मेरे जिसमें न्यूमेरिकल सवाल आते हैं, वो इसके अंदर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन सभी मदों का प्रयोग निम्न विषयों में या शास्त्रों में किया जाएगा। इन सभी मदों का प्रयोग निम्न सभी विषयों में या शास्त्रों में किया जाएगा। जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं तो आप राजनीति, हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक शास्त्र बोलते हैं, तो उसके अंदर इसका विषय का इस्तेमाल करेंगे, इस 2 पन्नों का इस्तेमाल करेंगे। एजुकेशन से अगर एमए कर रहे हैं, शिक्षा शास्त्र हिंदी में बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर इकोनॉमिक्स से यानी अर्थशास्त्र बोलते हैं, तो इकोनॉमिक्स से जो एमए कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं या बीए में ये जो विषय ले रखे हैं, वो 2 पन्नों का मेरा बेनिफिट उठा सकते हैं। ऐसे जो समाजशास्त्र से यानी सोशियोलॉजी से जो कर रहे हैं, वो इसका बेनिफिट उठाएंगे। जो एनवायरनमेंट से कर रहे हैं उसका बेनिफिट उठाएंगे। जो फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र को बोलते हैं, वो भी इसका बेनिफिट उठा लेंगे। इसके अलावा जो सिविक्स होते हैं वो भी है, भूगोल वाले भी इसका बेनिफिट उठा लेंगे। हिस्ट्री है और एलएलबी है, एलएलएम है और बीबीए है, बीएड है और एमएड है। ये सभी बीबीए, एमबीए, एमएड है, ये सभी इसका बेनिफिट उठाने जा रहे हैं इस हमारी वीडियोस को देखने पर। अच्छा, बेनिफिट उठाना कैसा है? लिखा है कि इन सभी आदि विषयों को कथन को महत्वपूर्ण योगदान देंगे। नहीं, जो आपने विषय ने बोला इसका बेनिफिट कैसे उठाएंगे, हम कैसे इसको हल करें। आप टॉपिक पे आते हैं कि कैसे इसका बेनिफिट उठाया जाए। लिखा है हल कैसे करेंगे, कैसे इसका 2 पन्नों का यूज़ करना है। किसी विषय का अर्थ, ये लिखा हुआ है। किसी विषय से तात्पर्य यह है कि किताब, थोड़ी बहुत तो किताब पढ़ी जाए। आप इंडेक्स ही पढ़ लीजिए। इंडेक्स से बेनिफिट ये रहेगा कि चैप्टर्स कौन कौन से हमारे सिलेबस के अंदर हैं। हम इससे ये जान जाएंगे कि मतलब कि अगर उसमें हम कुछ आपको दिखाएंगे। अभी आपको एक चैप्टर्स किताब हमको सामने ला रहे हैं। ये व्यापारिक संगठन की किताब है। अगर इसका इंडेक्स चेक किया जाए इसका, कि इसमें लिखा हुआ है, मेरे कैमरामैन अयान इसको दिखाएं जैसा कि इसमें क्या चैप्टर्स इंडेक्स में शो कर रखा है, कैसे बोलना है, कैसे इसको फॉलो करना है। लिखा है नस्तीकरण, इसकी मीनिंग होती है फाइलिंग, इतना तो आदमी पढ़े ही। अनुक्रमाणिका, इसके माने इंडेक्स होता है, यानी इसके अंदर जो कुछ बातें की जाएंगी वो अनुक्रमाणिका से अटैच बातें की जाएंगी। 17वां लिखा था समय एवं श्रम बचाने के यंत्र, इसके माने वक्त और श्रम माने मेहनत, लेबर को बचाने के यंत्र, यानी इसमें इन सब बातों को, यानी कि जैसे कंप्यूटर श्रम, समय और श्रम को सेव करता है, स्कैनर, प्रिंटर, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, या कुछ मशीनें होती हैं उस समय और श्रम को बचाती हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। व्यापारिक पत्र व्यवहार, यानी कि बिजनेस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट, पत्राचार, कॉरेस्पॉन्डिंग की जाए, उसका अर्थ, उसके प्रकार, उसके महत्व के बारे में बताया गया है। यानी हमको इतना भी हम समझ नहीं पा रहे कि व्यापारिक माने क्या होता है, पत्र माने क्या होता है, व्यवहार के माने क्या होता है, तो ये वीडियोस उनके लिए बकवास है, जो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है, जो कभी स्कूल नहीं जाते हैं। हम उनके लिए है जो स्मार्ट बच्चे हैं और कैसे कम से कम पढ़ा जाए और अपने क्लासेस को फॉलो किया। पूछताछ क्या होता है, व्यापारिक संदर्भ क्या होता है, शिकायती पत्र क्या होता है, अगर हम कुछ और बीमा क्या होता है, बीमा संबंधी पत्र क्या होते हैं, वो सब दिखाया गया। अगर पेज पलटते हैं इसके अंदर, पूंजी बाजार क्या होता है, पूंजी बाजार की शब्दावली से आप क्या समझते हैं, कितना बढ़िया दे रखा हुआ है। और बैक करते इसके अंदर है देशी व्यापार क्या होता है, विदेशी व्यापार क्या होता है, नीचे दे रखा हुआ है। आयात और निर्यात, अब जिन बच्चों को आयात और निर्यात के मतलब ही नहीं पता है, वो हमारे इसको कैसे समझ पाएंगे? क्या फिर तो उन्हें
स्कूल नहीं है बल्कि वो खिलवाड़ कर रहे हैं अपने साथ में, इतना तो आना चाहिए। फिर जब ये सब लफ्ज़ों को उनको आना चाहिए तब इसके आधार के ऊपर हमारे इन 2 पेनों का इस्तेमाल वो करेंगे। फिर लिखा है प्रबंध क्या है, इसको मैनेजमेंट इंग्लिश बोलते हैं। अब प्रबंध क्या होता है, प्रबंध और प्रबंधक में अंतर क्या होता है, प्रबंध किन किन चीज़ों को करते हैं, मैनेजमेंट होता क्या है, ये सब इसके अंदर दे रखा हुआ है। बहुत बढ़िया तरीके से इसको हम ऑपरेट करने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने इन पन्नों के बारे में कि किसी विषय का अर्थ, इससे क्या तात्पर्य बोल रहा है। किसी विषय, जैसे सपोज मैंने एक विषय, हम एलएलबी की बात कर रहे हैं। एलएलबी में एक विषय होता है और उस पर बोलते हैं साक्ष्य। साक्ष्य की मीनिंग होती है सबूत, एविडेंस बोलते हैं इंग्लिश में है इसको। तो सबूत क्या होता है कि अब लिखो डेफिनेशन सबूत की। तो हम सभी कैसे विषय को हल करें इसको डिफाइन करने जा रहे हैं एज ए पेपर्स, कि मैंने ये कॉपी तैयार की थी। मुझे लिखना है साक्ष्य की परिभाषा। तो मुझे लिखना है साक्ष्य की परिभाषा। लिखते कैसे है, साक्ष्य का अर्थ, आपने इसको अंडरलाइन कर दिया, इसको ब्लू पेन यूज किया। अब कैसे पढ़ते, कुछ तो पढ़े, साक्ष्य की मीनिंग जानी चाहिए और फिर कैसे इसको यूज किया जाए, इसकी विशेषता है, सब शुरू कर रहे हैं आपको। लिखते हैं साक्ष्य से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसके अंतर्गत, हम बना के बोल रहे हैं, हमने भी बहुत दिनों से पढ़ा नहीं लेकिन हमको बोलना आता है तो हम इसको पेश कर रहे हैं। हमने कहीं अभी इस समय किताब को लंबे समय से, हम एलएलबी कर रहे बहुत लंबे समय हो गया है, हमको साक्ष्य की परिभाषा सटीक किताब के अनुसार बोलना नहीं आता, लेकिन फिर भी हम इसको कैसे बना रहे हैं कि साक्ष्य से आशय एक ऐसी प्रक्रिया या क्रिया से होता है जिसके अंतर्गत दो पक्षों के बीच जब वाद विवाद हो जाता है, जब दो पक्षों के बीच वाद और विवाद होता है तो जब पुष्टि करने के लिए किसी गवाह की आवश्यकता होती है तो उस गवाह को साक्ष्य के रूप में मान लिया जाता है, साक्ष्य कहलाता है। आपको कहे कि हमें इतना भी लिखना नहीं आता है तो भैया फिर घर बैठ जाए, फिर बैठ कर रट्टा मारे, फिर वो जो एग्ज़ाम होता है उसको जो हवा समझता है, बीमार हो जाता है या नंबर्स कम लाता है। इसमें एक बात हम और बोलते हैं, नंबर्स भी हमको कम से कम 60 के अबव, 60 को छू रहे होंगे। हम वो चीज़ सिखा रहे हैं कि आपको खाली फर्जी नहीं, यानी नंबर भी आप अच्छे पा रहे होंगे अगर इस मेथड को आप सीखते हैं। आप कहिए कि हमको साक्ष्य के मतलब भी समझ नहीं आता है तो भाई आप बिल्कुल ज़ीरो हैं, आप उनके लिए कुछ नहीं है। जो किताब पढ़ते हैं पर आप कैसे आसानी से इसको फॉलो करें, उनका ये उपचार हम लाए हैं इसको। अब इसको आगे बढ़ते हैं। साक्ष्य की जो अर्थ हमने शो ही कर दिया। नेक्स्ट है साक्ष्य की परिभाषा विभिन्न विद्वानों के अनुसार। अब परिभाषा क्या इनकी रहेगी। अब मान लिया परिभाषा तो एक व्यक्ति ही देता है, तो मान लिया व्यक्ति के नाम, हम लोग किताब पढ़ते नहीं हैं तो व्यक्ति के नाम तो हम बता नहीं पाएंगे, तो हमने फर्जी नाम लिखा, प्रोफेसर
हॉकिंस के अनुसार। अब पढ़ रहे हैं LLB और हॉकिंस बीच में कहाँ से आ गए। हालांकि हम हॉकिंस को ही और लाए नहीं, हम हॉकिंस प्रेशर कुकर से लाए हैं इसको, उनको बाद दिया प्रोफेसर मैंने। यानी इंग्लिश नामों का, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो स्टीव वाश, शेन वॉर्न, मार्क, जॉन, किंग, अगर नाम मिले तो कार्टून के नाम शिजुका है, शिंग चैन है, उनका भी नाम इस्तेमाल कर सकते इसको है। तो इनके अनुसार बात बोलना है आपको। फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन प्रोफेसर, अभी हमने हॉकिंस बोला, एक नाम और यूज़ कर रहे हैं, प्रोफेसर यूनाइटेड के अनुसार। अब मान लिया हम लोग तो रट्टा तो मारे बैठे नहीं है, यूनाइटेड मतलब कौन, ये भी एक प्रेशर कुकर ही है देखा जाए, हम वहाँ से नाम चुरा के इंग्लिश के लाए हैं। अगर आपको इंग्लिश के नाम आते हैं, इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, उसके में बहुत से देखा होता है, देखा जाए स्पाइडरमैन में नाम होता है पीटर पार्कर, थॉमस, आप इन नामों को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं भी यहाँ स्पाइडरमैन का भी नाम नोट करता हूँ। मैं प्रोफेसर, थर्ड मेरा प्रोफेसर है, थर्ड प्रोफेसर पीटर के अनुसार। अब पार्कर छोड़ दीजिए, मान लीजिए एग्जामिनर भी वो देखा हो, मान लीजिए मूवी पीटर पार्कर कौन, तो अच्छा वो स्पाइडरमैन, वो इसलिए उन्हें, तो आप भी इसका नाम चेंज किया आपने। फिर नेक्स्ट चौथा है, कम से कम 5 विद्वानों के नाम शो करना है। पीटर हो गया, हॉकिंस हो गया, प्रोफेसर किंग के अनुसार। अब किंग कौन, ये आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, के अनुसार। एक लास्ट और नाम शो कर दें, प्रोफेसर जॉन के अनुसार। ये जॉन इब्राहिम जो आपके जो फिल्म में जो एक्टर हैं के अनुसार। आप ऐसे इनका जो है राइटरों को भी डिफाइन कर सकते हैं, इनके अनुसार इनको हमने एक्सप्लेन करना है। अब हमको लिखना क्या है, क्योंकि वैसे तुम पढ़े तो बैठे नहीं होंगे उस तरह से। अब लिखना क्या है, इस परिभाषा को ही गोल मटोल करके इसमें भरना है। कैसे भरना है, और सही भरना है, जो पढ़ रहा होगा उसको भी सही दिख रहा होगा। मैं इसको एक्सप्लेन करते हैं कि गवाह जो सामने हाजिर हो जाता है उसे हम साक्ष्य कहते हैं। देखिए अभी कहता, साक्ष्य से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसके अंतर्गत 2 पक्षों के बीच जो वाद विवाद हो जाता है, तो उसकी जब पुष्टि होती है तो उसे गवाही के रूप में जो अवस्था होती है उसे गवाह के रूप में जानते हैं। अब वो प्रक्रिया जो गवाह के रूप में प्रस्तुत होती है साक्ष्य कहलाती है। लीजिए बात पूरी हो गई। वो कानूनी, अब बना के बोल रहे हैं, नीति जो गवाह, सुंदर लिखिएगा, गवाह या सम्मुख प्रस्तुत होती है साक्ष्य कहलाता है। इसी परिभाषाओं को अपनी बात को बार बार गोल मटोल करके शो की जा रही है। पेज पलटा तो देखिए 2 विद्वान क्लियर हो गए, तो इसका अर्थ हो गया परिभाषाएं हैं। थर्ड, तो आगे बढ़ रहे हैं इसके अंदर, ऐसी वैधानिक प्रक्रिया जिसमें 2 व्यक्ति के बीच गवाह प्रस्तुत हो साक्ष्य कहलाता है। फिर नेक्स्ट, वो प्रक्रिया जो 2 व्यक्ति के बीच प्रस्तुत उपक्रम गवाह कहलाता है। देखिए लास्ट और पॉइंट्स इसका है, हम अपनी बात को घुमा कैसे रहे हैं, वो वैधानिक प्रक्रिया
जिसकी पुष्टि वाद व विवाद पुष्टि करने के लिए तीसरा व्यक्ति सिद्ध करता है और साक्ष्य कहलाता है। ये पूरा हुआ। इसके अलावा अब ये तो आपने परिभाषा एक्सप्लेन कर दिया, और जो पढ़ रहा होगा उसे गलत नहीं साबित कर रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है। ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की। अभी इसको हम और आगे बताते हैं आपको हैं। प्लीज़ पॉजिटिव है विषय का अर्थ, तो जो कि मैंने अभी अपनी कॉपी पर लिख के दिखाया आपको। उसके बाद परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों के अनुसार हमने प्रोफेसर हैने, हमने हॉकिंस यूज़ किया, चार्ल्स यूज़ किया, यूनाइटेड यूज़ किया, रॉबर्ट, ये सब नाम, जॉन, ये बहुत ही वही नाम है, कॉमन से नाम जो हम लोग जानते हैं, उन सब नामों को यूज़ किया। फिर निष्कर्ष निकलता है, यानी जो मैंने इसको डेफिनेशन लिखी हैं विद्वानों के अनुसार, उससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि उपरोक्त बातें बिल्कुल सच कही गई हैं और इसको हम बिलीव करते हैं, इसके ऊपर है। उसके बाद में अब एक होता है, टॉपिक आता है कभी कभी कि बताइए साक्ष्य का लक्षण लिखिए, साक्ष्य की विशेषताएं लिखिए, साक्ष्य का तत्व लिखिए, साक्ष्य का घटक लिखिए, साक्ष्य का महत्व लिखिए, साक्ष्य की उपयोगिता लिखिए, साक्ष्य की सीमाएं लिखिए, साक्ष्य का उद्देश्य लिखिए, साक्ष्य का सिद्धांत लिखिए, साक्ष्य का गुण लिखिए। ऐसे अगर आप जो भी चीज़ का आपको आए तो सिर्फ लिखना क्या है, लिखना सिर्फ आपको इन्हीं 18 पॉइंट्स हैं, ये 18 पॉइंट्स लिखना है, इससे आगे आप कुछ और ना लिखें। तो ये 2 पेज थे, हम इसका वो चीज़ बोल दें। मैंने साक्ष्य में को एक LLB जब कर रहे थे तो वहाँ इसका यूज़ किया मैंने इसका, तो इसमें लिखा है विधिक, तो विधिक को आप विधेयक भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर मान लीजिए हम साक्ष्य को प्रूफ कर रहे हैं कि साक्ष्य के द्वारा हम विधिक व्यवस्था की संरचना व कार्य पद्धति को समझने में सहायक होता है। साक्ष्य जो होता है, देखिए अपनी बातों पे ही है। अब साक्ष्य के द्वारा हम विधिक जटिलताओं को समझने में हमको सहायता मिलती है। साक्ष्य के द्वारा हम विधिक जटिलताओं को अब यहाँ समझने था या पास में, यहाँ उसको समस्याओं को दूर करने में हेल्प मिलती है। साक्ष्य के द्वारा नियोजन यानी प्लानिंग बनाने में हमको सहायता मिलती है। साक्ष्य के द्वारा हमें विधिक निर्देशन को यानी डायरेक्शन को देने में मुझे सहायता मिलती है। आपको इंसान को इतना समझ में नहीं आ रहा है, इतना कि डायरेक्शन माने क्या, नियोजन माने क्या, जटिलता के माने क्या, तो फिर वो कुछ नहीं पड़ रहा। साक्ष्य के द्वारा निर्णय यानी प्लानिंग को बनाने में सहायता मिलती है, नीतियों को बनाने में सहायता मिलती है। साक्ष्य के द्वारा नीतियों को नियंत्रण करने में भी सहायता मिलती है। विधिक व्यक्तियों के संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में भी सहायता मिलती है। साक्ष्य के द्वारा कार्यप्रणाली को तैयार, आप इसमें साक्ष्य को यूज़ कर रहे थे लफ्ज़ों को, साक्ष्य के द्वारा विधिक समस्याओं को दूर करने में सहायता मिलती है। साक्ष्य के द्वारा अभिप्रेरणा, इसके माने मोटिवेशन को बढ़ाने में सहायक मिलती है, हेल्प मिलती है या सहायता मिलती है। साक्ष्य के द्वारा लक्ष्यों की पूर्ति करने में सहायता मिलती है। साक्ष्य के द्वारा राष्ट्रीय आय के मूल्यांकन में सहायता मिलती है। साक्ष्य के द्वारा कर निर्धारण में सहायता मिलती है। राष्ट्र यानी साक्ष्य के द्वारा मौद्रिक समस्याओं को विश्लेषित करने में सहायता मिलती है। साक्ष्य द्वारा चरित्र एवं नैतिक बल ऊंचा उठाने में सहायता मिलती है। साक्ष्य के द्वारा प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। अब कोई बच्चा ये मुझसे कहे कि सर हम कार्यप्रणाली के मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, हम संगठन के माने समझ नहीं पा रहे हैं, हम समस्या या अभिप्रेरणा के मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, हम लक्ष्यों के माने समझ नहीं पा रहे हैं, हम विधिक माने समझ नहीं पा रहे हैं, हम आय का मूल्यांकन का अर्थ निकाल नहीं पा रहे हैं, हम कर निर्धारण नहीं, तो देखा जाए वो अपने से खिलवाड़ कर रहा है। कम से कम किताब को इतनी अच्छी पढ़ें कि किताब में जो ये मौद्रिक समस्या, ये मौद्रिक की मीनिंग क्या होती है, मुद्रा, पैसा, कम से कम इतना, चरित्र क्या होता है, नैतिक क्या होता है, बल क्या होता है, ऊंचा क्या होता है,
प्रतियोगिता यानी कंपटीशन, यानी इन सब चीज़ों को तो लफ्ज़ों को तो उसको आना चाहिए। जिनको ये लफ्ज़ नहीं पता है तो वो इतने बड़े किताब मतलब की जो पढ़ रहे हैं, LLB कर रहे हैं, LLM कर रहे हैं, कल उनको भविष्य में कोर्ट में बोलना है तो कैसे वो फॉलो कर पाएंगे। तो आप कम से कम किताब को खूब पढ़ें और लास्ट में जो किताब को पढ़ने के बाद जो सार बचता है यानी जो सारांश होता है वो हमारे इन 2 पन्नों से आप बड़े से बड़ा BEd M.Ed जो भी आप क्लास पढ़ रहे हैं आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। साथ साथ हम ये बोलें, अगर आपको हमारी ये जो वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप दूसरों को पहुंचाइए ताकि इसका भी बेनिफिट दूसरे उठाए कि कम से कम लफ्ज़ों को कैसे इंडेक्स पढ़ करके कैसे वो लफ्ज़ों को बनाना, जिसको आता होगा, जिसको लफ्ज़ों को बोलना आता हो, कैसे बना करके इन 2 पन्नों के द्वारा वो बड़े से बड़े बीट एग्ज़ाम कर सकता है और अपने आप के अच्छे नंबर्स। इसमें नंबर्स लाने की बात भी की जाए, इस प्रक्रिया के द्वारा यानी इस विधि के द्वारा अगर आप लिखते हो तो 60% से कम नंबर आपको नहीं मिलेंगे। हम तो हमेशा फर्स्ट डिवीज़न ही पास हुए हैं, 60 के अबव ही नंबर। इस प्रक्रिया को मैंने आजमाया और मैंने पढ़ा, हमको कामयाबी मिली। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर आपसे करा है। हम भविष्य में आपके सामने लाने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर का तरीका, कैसे इंग्लिश में कैसे इसको पेश करें और कैसे उसको हम हासिल करें। फिर लैंग्वेज का लाएंगे, हिंदी लैंग्वेज का लाएंगे, ग्रामर्स कैसे फॉलो करें। हम फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में भी लाने वाले हैं। तो क्योंकि मैंने इंटर मैथ से भी किया है, कॉमर्स से भी मैंने इंटर कर रखा है, तो मैंने 2 बार इंटर मैंने किया था, तो मैं अपने सारा एक्सपीरियंस सारा चीज़ आपको एजुकेशन लाइन का आपको लाए। आप एक काम बस करिए कि आप इसको खुद आपको अच्छी लगी या नहीं लगी आप दूसरों को शेयर करिए ताकि दूसरे वाले व्यक्ति को भी हमारे इस विधि के द्वारा उसका बेनिफिट उसको मिल सके। थैंक यू। इसको देखते रहिए और इसको भेजना भी एक सवाब है और दूसरे की सहायता करना है। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।